हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज आपकी मैं करवाने वाली हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की मैराथन। आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स करवा दूँ, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम पहले आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की मैराथन कंप्लीट करवा दो, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो 7 सितंबर को है। तो उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 7 सितंबर नेक्स्ट मंथ ही ये एग्जाम है, तो इनकी डिमांड पहले ज्यादा प्रायोरिटी पे मैंने रखी है। ठीक है। सो आज की इस मैराथन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, और चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे इस क्लास में एब्सोल्यूट थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दी थी, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो हम करेंगे हैबर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेंट फॉर सरप्लस, अवेलेबिलिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज। ठीक है। इसके बाद मैंने आज सोचा है कि मैं ये सारे आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी। हेक्स्टरॉलिन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, स्टॉपलर एमल्सन, ब्रिस्की थ्योरम, लियोनटेफ स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। और इसके बाद है आपकी क्लास डायनेमिक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी स्कूल और प्रोडक्ट थ्योरी। और उसके बाद है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड और न्यू ट्रेड थ्योरी। मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने सारे जो हैं आपके मेन टॉपिक्स कवर किए हैं। एक और या दो और मैराथन जो होगी वो लगेंगी। एक वन शॉट मैराथन में कंप्लीट नहीं हो सकती, इतनी सारी थ्योरीज वन शॉट मैराथन में कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए। और ये जो मैंने लेक्चर वाइज पीडीएफ जो है वो बना रखी है, ये मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके। और आप जो है ये क्लास जो अपने नोट्स बना रहे हैं वो साथ के साथ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स, उनके नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है। और जो एज अ रिवीजन, जिनका भी एग्जाम है वो एज अ रिवीजन सारी जो है थ्योरीज को रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज का था, जिसमें आती है सबसे पहले आपकी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज में दो थ्योरी है। एक आपकी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने 1776 में दी थी। क्या कहा था इन्होंने पर्टिकुलर इस थ्योरी में? दैट ए नेशन शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर इट हैज एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जहां भी जिस भी नेशन को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, उस पर्टिकुलर नेशन को उसी गुड्स में स्पेशलाइज करना चाहिए, उसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये पर्टिकुलर थ्योरी भी क्लासिकल थ्योरीज में ही आती है, जो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो जी ने दी थी, 1817 में दी थी। एंड व्हाट डेविड रिकार्डो सेड, दैट अ नेशन शुड स्पेशलाइज इन गुड्स विद कंपैरेटिव एडवांटेज, मींस लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहां पे जिस भी नेशन का, जिस भी प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रही है, उस नेशन को कंपैरेटिव एडवांटेज जिसमें ज्यादा है, उस नेशन को वही गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए, उसी में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। ये है आपकी क्लासिकल्स की थ्योरी। इसके बाद अगर आपकी थ्योरी आती है तो आपकी आती है नियो क्लासिकल की थ्योरी, जिसे हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरीज भी कहते हैं, जो फैक्टर के बेसिस पे है। मैंने सारी थ्योरीज का कैटेगराइज किया इस तरीके से कि पहले आपकी क्लासिकल थ्योरीज है, फिर आपकी नियो क्लासिकल्स की थ्योरी है ये सारी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, सारी थ्योरीज आ जाए और उससे पूछा जाए कि इसमें से नियो क्लासिकल की कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस एंड पैराडॉक्स की चैलेंज किया था मैक्सलर और लियोनटेफ की। फिर उसके बाद बाकी सारी थ्योरीज जो हैं। ओके। फिर एक टाइमलाइन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जहां से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। हर तरीके से मैंने कोशिश की है कि चाहे आपको डिवीजन करके पूछ लिया जाए अलग अलग नियो क्लासिकल क्लासिकल में, तो भी आपको पता होना चाहिए, टाइमलाइन से पता होना चाहिए। वो टाइमलाइन से अगर क्वेश्चन आ जाए तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नियो क्लासिकल या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, तो उसमें सबसे पहले थ्योरी आती है आपकी हेक्स्टर-रोलिन की थ्योरी, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। स्टॉपलर-सैमुअल्सन से इस बार में भी दिसंबर में क्वेश्चन, वो जून में आपका क्वेश्चन आया है। ओके। एंड जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसकी मैं एक डिटेल जो है वो क्लास अलग से एक शेड्यूल कर दूंगी, या फिर मैं एक लाइव जो है सेशन लूंगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि मॉक टेस्ट आपका किस तरीके से होने वाला है और किस तरीके से ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ओके। सो ये मॉक टेस्ट की क्लास में अलग से ले लूंगी आपकी। ओके। यस। सो हेक्स्टर-रोलिन की थ्योरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो ईयर आपके मेन माने जाएंगे। एक 1919 सबसे पहले, उसके बाद 1933।
हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन की थ्योरी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन ने कहा था कि एक कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है गुड्स इंटेंसिव इन इट्स अबंडेंट फैक्टर एंड इंपोर्ट गुड्स इंटेंसिव इन इट्स स्केर्स फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स किसी भी नेशन के पास अबंडेंट में हैं, उन फैक्टर्स का क्या किया जाता है, उन फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन होती है और उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो फैक्टर्स आपके पास स्केयर्स में हैं, उन फैक्टर्स को आप क्या करोगे, उन फैक्टर्स को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी है जो है किसने दी थी, हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन ने इस थ्योरी के बारे में बोला था। ठीक है, अभी मैं आपको क्रक्स में बता रही हूँ कि पर्टिकुलर किस थ्योरी में किसने कहा था, ऑल्दो अभी डिटेल में भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरी 1941, स्टॉपलर एंड सैमुअल्सन क्या कहा था इन्होंने, ट्रेड बेनिफिट द ओनर्स ऑफ अबंडेंट फैक्टर एंड हार्म्स द ओनर्स ऑफ स्केयर फैक्टर। ट्रेड जो है वो बेनिफिट करता है जो ओनर है किसके, अबंडेंट फैक्टर के, और हार्म किसे करता है, जो ओनर है किसके, स्केयर्स फैक्टर के। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। उसके बाद है आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, जो कब आई थी, इन द ईयर 1948। किसने दी थी, सैमुअल्सन ने दी थी, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इन थ्योरीज का ध्यान रखना कि आपको पर्टिकुलर थ्योरी और उनके प्रोपाउंडर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी 1948 सैमुअल्सन ने दिया, और उन्होंने क्या कहा कि फ्री ट्रेड क्या कर देता है, इक्वलाइज करता है फैक्टर के प्राइसेस को। फैक्टर्स हमारे लैंड, लेबर, तो इनके लिए प्राइसेस क्या है, वेजेस हैं, रिटर्न्स टू कैपिटल है, ये है अक्रॉस द कंट्री। तो फ्री ट्रेड इक्वलाइज कर देता है किसको, फैक्टर प्राइसेस को। ये थ्योरी किसकी थी, सैमुअल्सन की। इसके बाद है आपकी रेजिडेंस की थ्योरी। ये इस पर्टिकुलर थ्योरी से भी क्वेश्चन आया है जून में, और ये पर्टिकुलर थ्योरी 1955 में आई थी। और क्या कहा था, एन इंक्रीज इन वन फैक्टर एंडोमेंट leads to a more than proportionate increase in the output of the goods using that factor intensively and a decrease in output of the other good। कहने का क्या मतलब है, एन इंक्रीज इन फैक्टर एंडोमेंट, जो भी फैक्टर जो भी फैक्टर है आपके पास, अगर उसका एंडोमेंट आपके पास बढ़ जाता है, मतलब वो चीज आपके पास ज्यादा होती हो, ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका उस पर्टिकुलर आउटपुट में, जिससे आप इस फैक्टर से आप जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से उसका आउटपुट जो है वो मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा, और जो दूसरे गुड्स हैं उनका आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पर्टिकुलर थ्योरी है किसकी, रिजबिन्स्की थ्योरम। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, नाम ही अजीब सा है। नाउ इसके बाद चैलेंजेस एंड पैराडॉक्सेस। आपका ही मेट्सलर पैराडॉक्स, मेट्सलर पैराडॉक्स 1949 में क्रिटिसाइज करा था जिन्होंने। A tariff may lead to a fall in domestic relatively price of import contrary to expectations। ठीक है, लियोन्टिफ अभी डिटेल में करेंगे। लियोन्टिफ पैराडॉक्स 1953 वेस्ली लियोन्टिफ ने दिया था, और क्या कहा था, एम्पेरिकल टेस्ट था हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन थ्योरी पे कि यूएस जो है वो कैपिटल अबंडेंट है, फिर भी वो एक्सपोर्ट कर रही है किसका, लेबर इंटेंसिव गुड्स का, और इंपोर्ट कर रही है किसका, कैपिटल इंटेंसिव का। तो हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन का एम्पेरिकल टेस्ट किया था लियोन्टिफ ने, और क्रिटिसाइज किया फिर इन्हें कि जैसा हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन थ्योरी कह रही है उसके अपोजिट जो है सच में हो रहा है। क्योंकि हेक्स्ट्रा-ऑर्लिन तो ये कहती है ना कि आपके पास जो भी फैक्टर ज्यादा है आप उसका एक्सपोर्ट करो, और जो कम है उसका इंपोर्ट करो। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, जब एम्पेरिकली टेस्ट किया गया, एम्पेरिकल टेस्ट का मतलब होता है एक्चुअल फिगर्स को लेकर जब टेस्ट किया जाता है, तो उसमें क्या बोला कि यूएस तो कैपिटल अबंडेंट देश है, लेकिन फिर भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव गुड्स का, और इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का। इसके बाद अगर बाकी सारी थ्योरीज की बात करें तो आपकी आती है एक सेकुलर डेटरोटेशन थ्योरम, 1950 में आई थी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, प्रेविश एंड सिंगर ने दी, बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन आया है। और ये पर्टिकुलर थ्योरी क्या कहती है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है प्राइमरी गुड्स, इट टेंड टू डेट्रॉइट ओवर द टाइम अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे जो प्राइमरी गुड्स है ना उनको नुकसान होता है, जो भी प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स। उसके बाद है आपकी अवेलेबिलिटी थ्योरी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ चुका है, किसने दी थी, एडविन क्रेविस ने दी थी, 1956 में दी थी। और क्या कहा था, अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स दैट आर रेडली अवेलेबल एट होम एंड इंपोर्ट गुड्स दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल। जो आपके पास है उसको एक्सपोर्ट करो, जो आपके पास नहीं है उनको इंपोर्ट करो। फिर आपकी थ्योरी आती है इमेस्मराइजिंग ग्रोथ, 1958 में आई थी, जगदीश भगवती जी ने दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन सर्टेन केसेस इकोनॉमिक ग्रोथ में वर्सन अ नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड सो मच दैट इट मेक्स द कंट्री वर्स ऑफ। ट्रेड करने के बाद कंट्री के हालात और बुरे हो जाते हैं, कहने का मतलब है ये इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वर्सन कर देता है एक नेशन के टर्म्स ऑफ ट्रेड को, सो मच, इतना कि कंट्री वर्स ऑफ हो जाती है। ठीक है,
अब टाइमलाइन की बात करें, ऑल तो मैंने आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में जो हमारी है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसे कवर कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो उसमें भी मैंने आपको शायद निमोनिक से आपको ये बात ये करवाया है, बट अगर जो निमोनिक से याद नहीं करते डायरेक्टली याद करते हैं वो भी याद कर लेना। और मैंने शेयर भी कर रखा है टेलीग्राम पे। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव, फिर आपकी है एक्स्ट्रा, फिर स्टॉपलेस एमल्सन, फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फिर मैक्सलर, फिर ट्रेविस सिंगर, सेकुलर डेटराइटेशन की थ्योरम, लियोन्टिफ पैराडॉक्स, रिजबेंस की थ्योरम, क्रेविस और भगवती, जगदीश भगवती जी की मेस्मराइजिंग ग्रोथ। ये पर्टिकुलर टाइमलाइन है आपकी थ्योरम का। और ये सारी थ्योरम हम लास्ट हमारी कौन सी है, न्यू ट्रेड थ्योरी पे आ गए ना, प्रोडक्ट थ्योरी, डायनामिक। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इन थ्योरीज को कवर कर लें। नाउ सबसे पहले अगर हम ट्रेड की बात करें, मर्केंटाइलिज्म स्टार्ट हुआ 15 टू 18 सेंचुरी। इसकी मैंने अलग से क्लास जो है वो ले रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। टर्मिनोलॉजी, क्या टर्म यूज करी है इसमें, मर्केंटाइल सिस्टम यूज होता है। ये मर्केंटाइल सिस्टम, ये टर्म यूज किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था। जबकि टर्म जो मर्केंटाइलिज्म है ना, इसको पहले से ही मेरा व्यू करके पर्सन थे, उन्होंने पहले इस चीज को यूज किया था। मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया एडम स्मिथ ने, लेकिन मर्केंटाइलिज्म जो टर्म है वो पहले ही यूज हो चुकी थी 1789 के टाइम पे मेरा व्यू में। ठीक है, अब इनमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से नाम है। जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में मर्केंटाइल सिस्टम को कमर्शियल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम या रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम कहा है। फ्रांस में कॉर्पोरेटिज्म कहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में कैमरलिज्म कहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है फॉर द स्टेट्स बेनिफिट। बुलियनिज्म भी कहा गया है। बुलियनिज्म मतलब जहां पे स्ट्रेस होता है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसके पास गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा है वही नेशन जो है सुपर पावर है, एक तरीके से ये समझ लो। बाकी मैंने मर्केंटाइलिज्म सिस्टम कंप्लीटली समझा रखा है, वो वीडियो देख लेना। कंप्लीट है 30-40 मिनट्स की क्लास है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ कोर आइडियाज अगर हम बात करें तो कोर आइडियाज क्या है इस पर्टिकुलर सिस्टम के, कि प्रमोट करता है इंपीरियलिज्म, टैरिफ को प्रमोट करना, सब्सिडीज को प्रमोट करना, ताकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आए। क्या एम है, हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, स्पेशली फिनिश गुड्स का। जितना ज्यादा आपके पास पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, मतलब उतने ही आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होगा, उतना ही आपका मॉनेटरी रिजर्व्स इंक्रीज होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा हर इसमें क्या है मोटिव, कि हमें अपने नेशन को पॉजिटिव में ही रखना है, हमें एक्सपोर्ट ही ज्यादा करने हैं इम्पोर्ट से। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नेशन एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो कोई इंपोर्ट भी कर रहा होगा, ये चीज तो है ना। इसी की वजह से वार, कॉलोनियल एक्सपेंशन, इंडिया जो है, इंडिया से इतना सोना लेके गए और इंडिया में कॉलोनियल, इंडिया को कॉलोनी बना लिया, तो बहुत बड़ा रीजन था कि हर एक कंट्री चाहती है सुपर पावर बनना। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी टू ऑगमेंट स्टेट पावर एट द एक्सपेंस ऑफ राइवल्स, हायर टैरिफ, मैन्युफैक्चर गुड्स यूनिवर्सल हो गए। मॉडर्न फॉर्म, आज की जो मॉडर्न फॉर्म है जिसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, डब्ल्यूटीओ का जो इधर आ गया, तो अब इसको क्या बोला जाता है, नियो मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ की अजम्पशंस एंड पॉलिसीज क्या थी। सबसे पहला था कि फिक्स्ड वर्ल्ड ट्रेड। फिक्स्ड वर्ल्ड ट्रेड का मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड का वॉल्यूम स्टेटिक है, नेशन, हर एक नेशन चाहता है कि मतलब मान लो कि ये 100% है, तो 100% एक ट्रेड है, एक कंप्लीट सारे नेशंस को मिला के, तो हर एक नेशन ये चाहता है कि उसका शेयर मैक्सिमम हो वर्ल्ड ट्रेड में। यूएसए चाहेगा कि वो टॉप पे रहे, इंडिया चाहेगा वो टॉप पे रहे, यूरोप चाहेगा वो टॉप पे रहे, हर कोई चाहेगा वर्ल्ड ट्रेड में टॉप पे रहना। वेल्थ कैसे देखी जाएगी किसी भी नेशन की, तो वेल्थ डिपेंड करती है प्रीशियस मेटल, जिसके पास जितने ज्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उनको पहले रियल वेल्थ कंसीडर किया जाता है, कि जिस भी नेशन के पास रियल वेल्थ ज्यादा है वही नेशन जो है जो पावर में है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एसेंशियल फॉर एक्यूमुलेटिंग प्रीशियस मेटल्स। सच में समझने की बात है। अभी मैंने आपको बताया कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, दैट एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट। इफ एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट, इट मींस दैट यू हैव मोर फॉरेक्स। मोर फॉरेक्स का मतलब आपके पास फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास ज्यादा है। ठीक है, आपके पास प्रीशियस मेटल ज्यादा है, क्योंकि पहले गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होता था। ठीक है, नाउ टैरिफ पॉलिसीज क्या थी, हायर टैरिफ लगाए जाते थे ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, लो टैरिफ लगाए जा रहे थे ताकि एनकरेज किया जाए इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है और फिनिश गुड्स हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल यहाँ से इंपोर्ट होकर जाएगा। जैसे इंडिया में भी आप देखो तो इंडिया में क्या होता था, इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता था, तो इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जाता था और सस्ता जाता था। लेकिन बाहर से जो फिनिश गुड्स बन के इंडिया में आ रहे हैं वो महंगे होते थे।
तो यही चीज थी। हाई टैरिफ होगा तो डिस्करेज इंपोर्ट, लो टैरिफ इंकरेज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बाउंटीज एंड सब्सिडीज किस लिए? ताकि एक्सपोर्ट एनकरेज हो। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे? मोनोपोली दे दो, रेगुलेशन गिल्ड्स बना दो कि ये रेगुलेट करेंगे, स्ट्रेट रन वर्कशॉप्स, मैन्युफैक्चरीज बना दो। Now, colonial expansion. Colonies as market for export and supplies of raw material and metal. Colonies जो बनी हैं, वो colonies बनी थी exports के लिए कि as a supplier of raw material, जैसे इंडिया से raw material supply होके बाहर जाता था. War and colonization justified if necessary. बोला जाता था कि ये एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ट्रेड में आगे बढ़ना है। पहले सबसे पहले अगर आपको पता हो, ब्रिटेन जो है इंडिया में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई वो किस पर्पज के लिए आई थी? अगर आपने क्लास 6 में एक चैप्टर था आपका शायद फर्स्ट या सेकंड, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि सबसे पहले वो इस मोटिव से आए थे कि हमें इंडिया में ट्रेड करना है, इंडिया में हमें ट्रेड करना है, इस मोटिव से आए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी टेरिटरी को कैप्चर किया था, तो वॉर एंड कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया गया था। बेसिक टेनेंट्स ऑफ मर्केंटलिज्म, बेसिक टेनेंट्स क्या थे? सबसे पहले आपका मेन पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एवरी बिट ऑफ सॉइल शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग। जितना भी रॉ मटेरियल है इट मस्ट बी यूज्ड इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सिंस फिनिश गुड्स ज्यादा है रॉ मटेरियल की वैल्यू से, फिनिश गुड्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो आपको अपने रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यूटिलाइज ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि ट्रेड एंड मनी। ट्रेड एंड मनी का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्रोहिबिटेड, जितना भी डोमेस्टिक मनी है शुड स्टे इन सर्कुलेशन। इंपोर्ट डिस्करेज एज मच एज पॉसिबल, अगर हमें इस चीज से बचना है तो हमें इंपोर्ट को डिस्करेज करना पड़ेगा। एसेंशियल इंपोर्ट मस्ट बी पेड विद डोमेस्टिक गुड्स नॉट प्रीशियस मेटल, हम जो है गुड्स के बदले ही एक्सचेंज करें, प्रीशियस मेटल्स से ना करें, क्योंकि हमारे पास एक तो लिमिटेड बच गया। इंपोर्ट शुड बी लिमिटेड मेनली टू रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कम से कम होना चाहिए। नो इम्पोर्ट अलाउड इफ सच गुड्स आर एडिक्वेटली सप्लाइड एट होम, अगर आपको घर पे ही सामान बना सकते हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो आप अपनी डोमेस्टिकली ही करो, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेशन वेल्थ एंड पावर, प्राइमरी ड्यूटी क्या थी स्टेट की कि उसे एनहेंस करना है, मेंटेन करना है नेशन की वेल्थ को, नेशन की पावर को। नेशन की वेल्थ किसमें लाई करती है? प्रीशियस मेटल्स, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। सिम्बायोटिक रिलेशन है कि जिस वेल्थ एसेंशियल फॉर गेनिंग एंड मेंटेनिंग पावर, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा आपके पास पावर, और पावर किस लिए जरूरी है? ताकि आप अपनी वेल्थ को सिक्योर कर सको, प्रोटेक्ट कर सको। तो फॉरेन ट्रेड में प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ कब होगा? जब आपके पास बुलियन का इनफ्लो होगा, जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होगा, जब आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। बुलियनिज्म का मतलब क्या है? पॉलिसी, ये इंश्योर करना कि आपका इनफ्लो ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो हो और आउटफ्लो कम से कम हो। इकोनॉमिक नेशनलिज्म कब आएगा? जब कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स फॉर वेल्थ एंड पावर, तभी सब में कंपटीशन बढ़ेगा, तभी इकोनॉमिक जो है स्ट्रेंथन होगी। नहीं तो आप एक स्टेगनेंट और एक स्टेगनेंट ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट में नई चीज आती है, मान के चलो कोई मार्केट में कोई नई चीज आई, तो कॉम्पिटिटर, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी जब जाते हैं ना, फिर वो भी फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट, वरना फिर इसी पर्सन का सामान बिकेगा। तो वही चीज है। सीसा थ्योरम ऑफ ग्लोबल वेल्थ, वर्ल्ड सप्लाई ऑफ मेटल फिक्स्ड है, तो इन्होंने मर्केंटलिज्म ने जो बात की वो बात की जीरो सम गेम की। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? वन नेशन गेन, एक नेशन का गेन दूसरे के लॉस के बराबर है, क्योंकि एक वर्ल्ड में जो एक लिमिटेड है, गोल्ड सिल्वर मतलब जो भी मेटल है वो फिक्स्ड है ना। तो इन्होंने, मर्केंटलिज्म ने बात की थी जीरो सम गेम की, मतलब एक नेशन का गेन दूसरे के लॉस के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, जीरो सम गेम। बाकी सब तो एक कहानी है, लेकिन ये जीरो सम गेम से क्वेश्चन आया है। प्रोटेक्शनिज्म, नाउ प्रोटेक्शन कैसे होगा? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है स्टार्टिंग में। मैन्युफैक्चरिंग जो है, जितनी ज्यादा, पहले हम सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनीज आई, इंडस्ट्रीज आई, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है? इस रॉ मटेरियल में अपनी वैल्यू को ऐड कर रही है। इंडस्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल डिफेंस या सेल्फ रिलायंस के लिए, जिससे हम बाहर से इंपोर्ट ना करें तो हमारा आउटफ्लो भी कम हो जाएगा। तो ट्रेड, अगर वेल्थ की बात की जाए कि वेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसे देनी चाहिए, तो ट्रेड को, फिर इंडस्ट्री को और फिर एग्रीकल्चर को। सबसे ज्यादा वेल्थ भी कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा ट्रेड से, फिर इंडस्ट्री से, फिर एग्रीकल्चर से। अगर आप जीडीपी में भी देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ है? सर्विस सेक्टर से पैसा आ रहा है ना, और सबसे कम कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। जीडीपी में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का है ना। पॉपुलेशन एंड लेबर की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया है? सारे पॉइंट्स जो बेसिक टर्म्स यूज किए गए हैं ना मर्केंटलिज्म में,
वो उन सारे टर्म्स को हमने देखा है। ठीक है। एक सेकेंड। इन सारी थ्योरीज पे बेस्ड है मर्केंटलिज्म की थ्योरी। नाउ पॉपुलेशन एंड लेबर। लार्ज पॉपुलेशन एनकरेज्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस नेशन की। चीप और अबंडेंट लेबर। अगर चीप और अबंडेंट लेबर है तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, हमें एक कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। इमिग्रेशन एनकरेज, जिससे हमारी वेल्थ और मैन पावर जो है वो आए, बाहर से बाहर लोग जाएंगे। टैक्सेशन एंड वैल्यू को लेके क्या थ्योरी थी मर्केंटलिज्म में, कि टैक्सेशन शुड फॉलो द बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल। ठीक है। वैल्यू थ्योरी, अर्ली मर्केंटलिज्म बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेटर इसको मॉडिफाई किया गया कि वैल्यू डिपेंड करती है आपकी स्केर्सिटी पे, जिसके बारे में रिकार्डो ने बात की, कि आपकी वेल्थ जो है किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्केर्सिटी पे। ठीक है। नौ, पहले जो मर्केंटलिज्म था उनके हिसाब से जो वैल्यू थ्योरी थी वो डिपेंड करती थी कि आप कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ रही है। लेकिन उसके बाद रिकार्डो ने जो वैल्यू बताई वो बताई कि किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, स्केर्सिटी पे। ठीक है। और टैक्सेशन क्या कैसा था उस टाइम पे, टैक्सेशन शुड फॉलो द बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल, की जो बेनिफिट लेगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगर आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर और कैपिटल। लेबर फादर, लैंड मदर, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्शन के लिए और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रोकने के लिए। तो ये मर्केंटलिज्म के बारे में कुछ था। कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको, थोड़ा बहुत तो क्या, बेसिक सारे टर्म्स आपको बता दिए जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे मर्केंटलिज्म बेस्ड है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, ट्रेड एंड मनी पे, नेशनल वेल्थ एंड पावर पे, प्रोटेक्शनिज्म पे, पॉपुलेशन एंड लेबर पे, टैक्सेशन एंड वैल्यू और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले मर्केंटलिज्म आया था, सबसे पहली जो थ्योरी मर्केंटलिज्म की थी, उसके बाद इसमें बात हुई थी जीरो सम गेम थी, वन नेशन गेन्स इज इक्वल टू अदर नेशन लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी पूरी ये थ्योरी आपको देखनी है अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके एक अलग वीडियो में, जहां से ट्रेड शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। यहां से बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आपको हर एक पर्टिकुलर थ्योरी की अजम्पशंस जरूर पता होनी चाहिए। उस थ्योरी में क्या कहा गया है वो चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो कोर आइडिया क्या है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का, दैट फॉर टू नेशंस टू ट्रेड वॉलंटरली बोथ नेशंस मस्ट गेन। अगर दो नेशन ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों ही नेशन को गेन होना चाहिए, तभी तो ट्रेड। अगर एक को नुकसान हो रहा है तो कोई क्यों ट्रेड करेगा। अगर मान लो ए और बी दो कंट्री है और बी कहती है कि ये ट्रेड करने से मुझे नुकसान है, तो क्या बी ट्रेड करेगा, नहीं करेगा। सो फॉर टू नेशंस टू ट्रेड वॉलंटरली, वॉलंटरली अपनी मर्जी से, बोथ नेशन मस्ट गेन। If one nation gains nothing or loss, it will refuse to trade. It is very simple. अगर मैं किसी गेम में हूँ और मुझे उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला, तो मैं उस गेम में क्यों पार्टिसिपेट करूंगी, नहीं करूंगी ना। आप एग्जाम दे रहे हो और आपको लग रहा है एग्जाम देने से तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होने वाला, तो आप एग्जाम क्यों दोगे, नहीं दोगे। ट्रेड अलाउ नेशन टू स्पेशलाइज इन गुड्स वेयर दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज लीडिंग टू हायर टोटल आउटपुट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ट्रेड आपको अलाउ करता है कि आप उस गुड में स्पेशलाइज हो जहां पे आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सको, ज्यादा से ज्यादा दोनों कंट्री का बेनिफिट हो। अगर ए कंट्री है और वो किसी पर्टिकुलर पी प्रोडक्ट बनाने में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रही है तो वो पी प्रोडक्ट बनाए, और बी एक कंट्री है जिसको क्यू प्रोडक्ट बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो क्यू बनाए, और क्यू बना के ए को सेल करे, ये पी बना के बी को सेल करे। ठीक है। अजम्पशन क्या है, टू इंटू वन मॉडल है, यही चीज ध्यान रखना। टू इंटू वन मॉडल का मतलब क्या है, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अजम्पशन है, दो कंट्रीज है और एक ही फैक्टर है, दैट इज लेबर। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर इंटरनेशनली। इंटरनेशनली आपका फैक्टर जो है, फैक्टर्स जो है आपके, जो फैक्टर्स यूज कर रहे हो लेबर, वो आपका इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट मूव बिटवीन द कंट्रीज। लेबर मोबाइल है विद इन द कंट्री बट नॉट अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है। विद इन द कंट्री ये लेबर यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ये लेबर दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। ठीक है। पीपीएफ जो है, ईच कंट्री का रिमेन अनचेंज आफ्टर ट्रेड। ट्रेड होने के बाद भी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा दोनों कंट्री का, वो चेंज नहीं होगा। एक्सक्लूड माइग्रेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, माइग्रेशन भी है, को भी एक्सक्लूड कर रखा है। माइग्रेशन मतलब माइग्रेट होकर जब दूसरी जगह जाते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी क्या कर रखा है,
एक्सक्लूड कर रखा है इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी के असम्पशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है नो ट्रेड बैरियर्स। नो ट्रेड बैरियर्स मींस देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। अक्रॉस द बॉर्डर गुड्स क्या होंगे, फ्रीली एक्सचेंज होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी असम्पशन है बैलेंस ट्रेड। एक सेकेंड, नेक्स्ट आपकी assumption क्या है, बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या है, बैलेंस ट्रेड का मतलब है कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होगा, मतलब कोई ट्रेड डेफिशिएट नहीं, कोई सरप्लस एज्यूम नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो मानी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस है तो मतलब कोई डेफिशिएट भी नहीं होगा, कोई सरप्लस भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो मानी गई है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल माना गया है इस पर्टिकुलर थ्योरी की assumption के अकॉर्डिंग कि आउटपुट इंक्रीज होगा इन प्रोपोर्शन टू इनपुट। जितना आपने इनपुट इंक्रीज किया उतना आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है ना। नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। लेबर इज द ओनली रेलिवेंट फैक्टर। प्रोडक्शन सिर्फ किसके हिसाब से डिटरमाइन होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज एज वी नो दिस इज 2 into 1 मॉडल, तो एक ही फैक्टर है, तो एक ही लेबर जो है वो रेलिवेंट फैक्टर है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज आपके हो रहे हैं। ठीक है, नाउ यस, क्या डेफिनेशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, दैट अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इफ इट कैन प्रोड्यूस अ गुड यूजिंग अ फ्यूअर रिसोर्सेज दैट इज हायर लेबर प्रोडक्टिविटी देन अदर कंट्री। मान लो कि एक पर्टिकुलर, ये एक कंट्री है ए, ये एक कंट्री है बी। अगर ए एक कंट्री पी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ 10 यूनिट ऑफ लेबर लेके, और बी इसी पी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है 12 यूनिट ऑफ लेबर लेके, ठीक है, तो कम कॉस्ट किसमें आ रही है, कम कॉस्ट यहाँ आएगी। ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है किसकी होगी, अगर वो 10 लेबर को लेके वो एक दिन में 20 प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये 12 लेबर को लेके एक दिन में सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही बना पा रहे हैं, तो भी ये सोचेगा कि मैं 12 लेबर ले रहा हूँ और सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं ये पी प्रोडक्ट यहाँ से क्या कर लूँ, इम्पोर्ट कर लूँ। तो कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज कब होता है, दैट व्हेन इट कैन प्रोड्यूस अ गुड्स यूजिंग अ फ्यूअर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रोडक्टिविटी लेके, और ये डिटरमाइन किया जाता है लेबर की प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन से। लेबर कितना प्रोडक्टिव है, ये 10 लेबर 20 प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वहीं यहाँ पे अगर हम कहें मान लो यही 10 लेबर आपके 10 प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई, ए की प्रोडक्टिविटी, तो ए प्रोड्यूस करेगा, ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, नाउ की प्रोपोर्शन क्या है, अगर एक नेशन को एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में और एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सो बोथ दे कैन स्पेशलाइज इन द गुड्स ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड ट्रेड फॉर ईच अदर। अगर ए पी को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बी को क्यू बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो ए पी बनाए और बी क्यू बनाए। इफ अ कंट्री हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्मिथ कहते हैं कि अगर मान लो कि कंट्री के पास कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, डी के पास पी बनाने की भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, क्यू बनाने की भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ नो ट्रेड अकर, तो ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा स्मिथ ने कहा है, लेकिन फिर बाद में इस चीज को भी चेंज कर दिया गया था। तो स्पेशलाइजेशन क्या इंश्योर करता है, अगर लेबर में स्पेशलाइजेशन आ रही है तो इंश्योर करता है देयर इज एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, और म्यूचुअल गेन ऑफ ट्रेड तो दोनों नेशंस को होगा ही होगा। तो समरी क्या कहती है कि ट्रेड आपको क्या देता है, एक पॉजिटिव सम गेम देता है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। यही क्वेश्चन आता है कि मर्केंटलिज्म किससे रिलेटेड है, जीरो सम गेम से, और एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो रिलेटेड है आपकी पॉजिटिव सम गेम से, यहीं से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन किस पे बेस्ड होती है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब म्यूचुअल गेन्स होना चाहिए, और एडम स्मिथ की थ्योरी एक फाउंडेशन है क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज की। ठीक है, क्लियर है। एब्सोल्यूट एडवांटेज कैसे अचीव हो सकती है, A country can achieve absolute advantage by producing goods at lower cost compared to other nation. अगर वो कम कोस्ट पे वो गुड्स बना रही है तो इसका मतलब उसे क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और ये एब्सोल्यूट एडवांटेज आप अचीव कैसे कर सकते हो, कि आपकी इनपुट की रिक्वायरमेंट कम हो, मतलब आप कम रिसोर्सेज यूज करो और सेम आउटपुट बना पाओ। चीप रॉ मटेरियल आप लगाओ ताकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। आपका प्रोडक्शन टाइम फास्टर हो, मतलब आपको कम आवर्स लगे एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। आपकी लेबर कॉस्ट कम हो, मतलब आपको एक चीप वर्कर्स जो है वो मिल जाए। इसी से आप क्या अचीव कर सकते हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो अचीव कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन का क्या रोल आता है, हमें पता है एडम स्मिथ की थ्योरी में डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होता है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है।
हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर यूनिट की, और पर यूनिट लेबर की अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इट मींस दैट देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एडम स्मिथ का क्या व्यू है? जितना ज्यादा आउटपुट उतनी ही आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। स्पेशलाइजेशन प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको क्या देता है? एक सस्टेन्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज देता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। सो एसेंस क्या है, क्या कंफ्यूजन है? एफिशिएंसी चाहिए, चीप इनपुट चाहिए, फास्टर प्रोडक्शन चाहिए, यू नीड स्पेशलाइजेशन टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके, क्लियर है? नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी नेक्स्ट आपकी है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ओके, नाउ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कब आई थी? 1817 में आई थी, और इस पर्टिकुलर थ्योरी को किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने ये पर्टिकुलर थ्योरी दी थी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ओके, नाउ कोर आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरी का? कोर आइडिया ये है कि ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल व्हेन ईच कंट्री स्पेशलाइज in producing and exporting the commodity in which it has comparative advantage। जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब आपकी दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग आपकी रिलेटिवली लो कॉस्ट है और स्मॉलर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तो आपको वो गुड्स जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। इट मींस इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, जैसे एडम स्मिथ ने कहा था ना कि अगर वो लेस एफिशिएंट है दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो ट्रेड होगा ही नहीं। तो डेविड रिकार्डो ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहा कि इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, ट्रेड इज पॉसिबल। ट्रेड तब भी पॉसिबल है। अब उसे ये चेक करना है कि मैं किस गुड्स में मुझे सबसे कम डिसएडवांटेज है, मैं वो गुड्स प्रोड्यूस करूं। ए और बी, बी ये सोचेगा कि मुझे किस गुड्स में, जैसे हमने देखा ना कि बी ना तो पी प्रोड्यूस करने में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ना क्यू प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो ट्रेड नहीं हो सकता एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं कि ट्रेड पॉसिबल है। अब आपको ये चेक करना है कि पी और क्यू में मुझे डिसएडवांटेज कम किस में है। इसमें अगर ज्यादा डिसएडवांटेज है तो मैं नहीं करूंगा, अगर इसमें मुझे कम डिसएडवांटेज है तो फिर मैं क्यू प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट द गुड्स वेयर इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज ग्रेटर। तो आप वही गुड इंपोर्ट करोगे जिसमें आपका डिसएडवांटेज ज्यादा है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा है, और आप उस गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे जिसमें आपका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज क्या है? कम है। क्लियर है? नाउ yes, definition क्या है? comparative advantage refer to the ability of a country to produce the goods at a lower opportunity cost compared to another country। अगर आप कहोगे कि मैम एडम स्मिथ और रिगे रिकार्डो के आप न्यूमेरिक मतलब एक एग्जांपल लेके भी करवा दो, मतलब जो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझा दो, तो मैं वो भी समझा दूंगी। हालांकि मैंने वैसे बता ही दिया है कि क्या मतलब है, लेकिन अगर किसी को और डीप में चाहिए तो मुझे बता देना। अभी सिर्फ ये मैराथन है तो मैं मैराथन के हिसाब से ही करवा रही हूँ जितना रेलिवेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ओके, नाउ comparative advantage refer to the ability of a country to produce the goods at a lower opportunity cost compared to another country। दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो क्या बेस होगा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन और ट्रेड का, कि आप क्या चेक करोगे? कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, ना कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, आपका देखा जाएगा कि कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस कितना है। क्लियर है? नाउ जैसे आपका इंग्लैंड और पोर्टुगल का एक एग्जाम्पल है बुक में, और आपका है वाइन और क्लोथ का। ये एग्जाम्पल है कि इंग्लैंड जो है वो वाइन लीटर्स में बनेगा, क्लोथ यार्ड्स में बनेगा। इतना आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड वाइन प्रोड्यूस कर सकता है 120, वहीं अगर पोर्टुगल को हम कहें वो वाइन, इंग्लैंड और पोर्टुगल छोड़ो, यहाँ पे ले लो इंडिया और पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा समझना। कि इंडिया जो है वाइन बनाने में वो अगर बना रहा है तो 120 लीटर बना लेता है, वहीं आपका पाकिस्तान 80 लीटर वाइन बना पाता है। ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ मैं, इंडिया अगर आपका 100 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ बना सकता है तो पाकिस्तान आपका 90 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ बना सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करो तो इंडिया को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है। देखो 120 और 100 दोनों जगह इंडिया को ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो इसका मतलब इंडिया को ही प्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ पे इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन बनाने में भी और क्लॉथ बनाने में भी, और पाकिस्तान को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वाइन बनाने में भी और क्लॉथ बनाने में भी। इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके डेविड रिकार्डो कहते हैं ट्रेड पॉसिबल है। हमें ये पता है कि वाइन की जो प्रोडक्शन है
वाइन की जो प्रोडक्शन है इंडिया में कितनी है 120, और पाकिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है वाइन की 80। ठीक है। क्लोथ की प्रोडक्शन कितनी है 100, और पाकिस्तान कितनी क्लोथ की प्रोडक्शन कर सकता है 90। अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करो 120 डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा। एक सेकेंड, नहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं बाद में को मैम को तो डिवाइड करना भी नहीं आ रहा। हमने देखा कि 120 डिवाइडेड बाय 80 कंपैरिजन किया तो इसके कितनी है एफिशिएंसी है 1.5, और अगर हम इधर देखें कितनी एफिशिएंसी है तो इसकी है 1.11। अगर हम इसको 1 के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो 1 के साथ कंपेयर करने का मतलब क्या, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखें तो इंडिया को ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है, 120 डिवाइड बाई 80 या 100 डिवाइड बाई 90, मतलब 1.5 में ज्यादा एडवांटेज है या 1.11 में ज्यादा एडवांटेज है। तो हमें दिखेगा 1.5 में उससे ज्यादा एडवांटेज है। 1.5 में मतलब इस पर्टिकुलर लाइन में उससे ज्यादा एडवांटेज है, और अगर इस पर्टिकुलर लाइन में उससे ज्यादा एडवांटेज है तो इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिया शुड डू द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। और फिर पाकिस्तान को कम डिसएडवांटेज है ना, तो पाकिस्तान किसकी प्रोडक्शन करेगा, पाकिस्तान क्लोथ की प्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है। हमें क्या देखना है, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है किसको प्रोड्यूस करने में, इसको 1.5 मतलब आपके वाइन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन देखें तो इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज कम है, 1.11 ही तो हो रहा है एडवांटेज, ये ज्यादा बड़ा एडवांटेज है ना 1.5 वाला। तो फिर इंडिया चूज करेगा कि वो क्या करे, वाइन को प्रोड्यूस करे, और कहाँ से इंपोर्ट करे, क्लोथ वो इंपोर्ट कर ले। बाकी पाकिस्तान से तो हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, और करना भी है तो भाई इंडिया की मर्जी। हम मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ऐसे बुरा नहीं मानेगा कि मैम आपने पाकिस्तान क्यों ले रहे, पोर्टुगल ही ले लेते हैं अगर कोई है तो, क्योंकि पोर्टुगल की कोई जनता मुझे तो देख नहीं रही होगी तो वो तो नाराज होंगे नहीं। वैसे तो पाकिस्तान वाले भी नहीं देख रहे होंगे, बट फिर भी फॉर द सेक हम आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट तो दिखने में ही लग रहा है, दिखने में ही लग रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज कि इंडिया को दोनों ही चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो इस अगर एडम स्मिथ के हिसाब से तो यहाँ ट्रेड नहीं हो सकता था, लेकिन डेविड रिकार्डो के हिसाब से यहाँ ट्रेड हो सकता है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेट ही नहीं किया, यहीं पे मैंने आपको समझा दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से समझ जाना। क्लियर है। आगे चले। assumptions of two comparative सॉरी assumptions of comparative advantage, ये भी आपका 2 into 2 into 1 है। तो क्लासिकल दोनों एडम स्मिथ का भी 2 into 2 into 1 है, और आपके डेविड रिकार्डो का भी 2 into 2 into 1 है। मतलब दो कंट्री दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और एक ही फैक्टर है दैट इज लेबर। दो कंट्री है आपकी ए और बी, बोथ प्रोड्यूस द सेम टू कमोडिटीज एक्स और वाई, पहले भी एक्स और वाई प्रोड्यूस कर रही थी अभी भी। सिमिलर टेस्ट है दोनों कंट्रीज का, लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइन होती है लेबर की कॉस्ट से, ये कितनी, क्योंकि लेबर ही प्रोड्यूस कर रहा है। कांस्टेंट कॉस्ट है, रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। फ्री ट्रेड है, ठीक है, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, सेम ही है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंटरनेशनल मार्केट आपकी परफेक्ट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेशो है। लेबर आपका होमोजीनियस है, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, क्योंकि प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेबर पे। कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, कांस्टेंट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सिमिलर टेस्ट है अक्रॉस द कंट्रीज। ट्रेड अकर हो रहा है बार्टर सिस्टम के थ्रू, ऐसा माना गया है डेविड रिकार्डो में। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी है विद इन द कंट्री, वही बात है कि आप विद इन द कंट्री घूमो कहीं भी, लेकिन इमोबिलिटी है अक्रॉस द कंट्री। परफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट है, मतलब सेम एक्सचेंज रेशो अप्लाई हो रहा है दोनों कंट्री में जो ट्रेड करें। तो रिकार्डो का बेसिस क्या है, रिकार्डो जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो बिल्ट हुई है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे, मतलब वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड करती है कि आप कितना लेबर यूज कर रहे हो, वही डिफाइन करेगा कि आपकी कमोडिटी की क्या वैल्यू है। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, कोई एब्सोल्यूट कॉस्ट के बेसिस पे ट्रेड डिटरमाइन नहीं होगा, आपको ट्रेड डिटरमाइन करना है कंपैरिजन करके। ठीक है। अगर एक कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड्स में, और स्पेशलाइजेशन बेस्ड करता है कि अब कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें ज्यादा है, तो हमें कंपैरिजन चेक करना है, ना कि हमें एब्सोल्यूट के हिसाब से करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट के हिसाब से करेंगे तो फिर ट्रेड ही नहीं होने वाला। ओके। नाउ क्या की इम्प्लीकेशन है आपकी कि कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस देखना है, जो बेसिस बनेगा किसका, स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन और ट्रेड मिला के आपको म्यूचुअल गेन होना चाहिए, हायर टोटल आउटपुट निकलना चाहिए। इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन ट्रेड, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक आइडिया दे दिया आगे आने वाली उसके लिए थ्योरीज के लिए, एक आइडिया मिल गया कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रेड, ये कहा डेविड रिकार्डो ने।
क्या मैटर करता है? एफिशिएंसी मैटर करती है, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज मैटर करता है। ट्रेड एक पॉजिटिव सम गेम है एज बोथ नेशंस कैन गेन बाय स्पेशलाइजिंग अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव एडवांटेज। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का? एक तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, लेबर कॉस्ट अजम्पशन, कि सिर्फ लेबर की ही वैल्यू पे है। क्या कैपिटल, लैंड, मनी ये सब मैटर नहीं करता, बाकी फैक्टर्स मैटर नहीं करते। होमोजीनियस लेबर माना है, वो भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मतलब ये पर्सन एग्रीकल्चर में जाके ये क्लॉथ भी बना रहा है और ये लैपटॉप भी बना सकता है, ठीक है, होमोजीनियस लेबर है। इन रियलिटी इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड होता है मनी कॉस्ट में, ना कि सिर्फ लेबर कॉस्ट पे, ठीक है। एक तो इन्होंने बोला सिमिलर टेस्ट, तो क्या सारी कंट्रीज का टेस्ट सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इन प्रैक्टिस इनकम लेवल इफेक्ट करता है टेस्ट। मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरे टेस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, उसी हिसाब से आपका कंजम्पशन पैटर्न भी डिपेंड करेगा। फिक्स प्रोपोर्शन माना है लेबर की एजम्पशन का, कि फिक्स प्रोपोर्शन लेंगे, मतलब लेबर जो यूज होगा फिक्स रेशो में यूज होगा, चाहे हम कोई कमोडिटी बना रहे हो। और रियलिटी में क्या होता है? फैक्टर सब्स्टिट्यूशन होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर में ज्यादा लेबर चाहिए, इंडस्ट्री में कम चाहिए, क्योंकि यहाँ मशीन्स भी हैं, तो हम मशीन पे एक मशीन पे 5 6 10 लेबर लगा सकते हैं। तो ये भी असम्पशन इसकी अनरियलिस्टिक है। कांस्टेंट कॉस्ट की जो असम्पशन मानी है वो भी है कि सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, लेकिन हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी मिल सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी मिल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर किया कि शिपिंग कोई कॉस्ट ही नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जीरो है। इम्परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी की फैक्टर्स परफेक्टली मोबाइल तो है विद इन द कंट्री, लेकिन इमोबाइल है अक्रॉस द कंट्री। लेकिन रियलिटी में इवन डोमेस्टिक मोबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। आधे लोग अपना शहर छोड़ के नहीं जाते, कि कौन जाएगा, 10 चीजें मैटर करती हैं। तो अजम्पशंस बहुत ही रिजिड जो अजम्पशंस है ना, उसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। नेग्लेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी तो होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो होगी। प्रैक्टिस रियलिटी में तो क्या होता है, इनोवेशंस जो है वो सप्लाई बढ़ाती हैं, ग्लोबल ट्रेड बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती है, बट उस चीज को भी नेग्लेक्ट किया गया। वन साइडेड है, सप्लाई साइड बेसिस है, लेकिन उसके बाद फिर डिमांड साइड भी आई थी, जो हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने सिर्फ सप्लाई साइड पे काम किया, डेविड रिकार्डो ने डिमांड देखी ही नहीं, कि भाई डिमांड कहाँ है मार्केट में। मैंने ये तो सोच लिया कि मुझे ये पी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंट्री में इस पी प्रोडक्ट की डिमांड भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं ये सप्लाई करूंगी। बट अपना सप्लाई देख लिया, डिमांड करे ना करे। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ये फ्रैंक ग्राहम ने कहा था, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन फिजिबल नहीं है। क्योंकि देखो, श्रीलंका इंडिया की टी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता, तो स्पेशलाइजेशन कैसे है कि हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ले लें कि श्रीलंका ही इंडिया की टी को डिमांड को पूरी कर देगा। हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू कम्युनिटी प्रॉब्लम है, मिसमैच है डिमांड और सप्लाई में। प्रैक्टिस मतलब कि एक तो आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है और एक आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो किसी की वैल्यू ज्यादा है, किसी की वैल्यू कम है। इन प्रैक्टिस कंट्रीज मेंटेन पार्शियल स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं आता, रियलिटी में पार्शियल स्पेशलाइजेशन हम लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं क्लॉथ बिल्कुल ही प्रोड्यूस करना ही छोड़ दूं, और मैं कि भाई क्लॉथ में पाकिस्तान ही है, क्लॉथ में तो उसकी स्पेशलाइजेशन तो मैं बस पाकिस्तान से ही लूंगी, तो कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे, नहीं ना। सिर्फ पार्शियल स्पेशलाइजेशन आता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो समरी हमने क्या देखी, रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज एक फाउंडेशन है, बट अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं इसकी। सो ये प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल है कंप्लीटली रियल वर्ल्ड ट्रेड में। आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, तो ये इम्प्रैक्टिकल सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने एब्सोल्यूट कर लिया, कंपैरेटिव कर लिया और मर्केंटिलिज्म कर लिया। अब है आपकी हबर्डलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉप का टॉपिक है वेंटफोर्ड सरप्लस थ्योरी, अवेलेबिलिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज, अग्रे इमैनुअल की। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हबर्डलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की, तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट। मुझे ए प्रोड्यूस करना है तो मैं बी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। सो अ कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इफ इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर कंपेयर टू अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो मैं वो गुड्स फिर क्या करूंगी, प्रोड्यूस करूंगी। थ्योरी एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू पीपीसी। पीपीसी के थ्रू, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के थ्रू जो है हबर्डलर ने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है वो दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैचअप में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी है, हबर्डलर ने दी है, ठीक है। क्या की अजम्पशंस ली गई हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा इन कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट, प्राइस
किसके बराबर होगा? आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मतलब परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है। फैक्टर प्राइस किसके बराबर होंगे? फैक्टर प्राइसेस डिसाइड होंगे उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। फैक्टर सप्लाई आपकी फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी आपकी गिवन है। 2 into 2 into 2, ध्यान रखेंगे हैबरलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 into 2 into 2 की बात करता है, मतलब दो कंट्रीज ली गई ए एंड बी, दो कमोडिटीज कंसीडर की गई एक्स एंड वाई, और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किए गए लेबर और कैपिटल। जबकि पहले हमने जो दोनों थ्योरी देखी है उसमें सिर्फ क्या है? लेबर है। तो ध्यान रखेंगे ये डिफरेंस है। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी है विद इन द कंट्री, और कंप्लीट फैक्टर इमोबिलिटी है बिटवीन द कंट्रीज, वो तो सेम अजम्पशन है। फ्री ट्रेड है, नो रेस्ट्रिक्शन, ये भी आपकी सेम अजम्पशन है। ठीक है। नाउ इन्होंने बात की किसकी? ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की, या फिर पीपीसी, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें इन्होंने तीन मैंने हाँ डायग्राम ले रखा है वाइन और क्लोथ का। वाइन और क्लोथ का आपका एग्जांपल ले रखा है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्लोथ डिवाइडेड बाय वाइन, सबसे वाइन डिवाइडेड बाय क्लोथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यस, परसेंटेज चेंज इन वाइन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज करिए चेंज इन क्लोथ। इससे डिफाइन आपका होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्लोथ फॉर वाइन कितना है, कि मतलब क्लोथ की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मैं वाइन कितनी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। सो स्लोप ऑफ पीपीसी किसके हिसाब से डिटरमाइन होगा? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, दैट सेक्रीफाइस ऑफ वन गुड टू प्रोड्यूस द मोर ऑफ अदर गुड्स। सो पीपीसी शोज यू द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें हमने एग्जांपल लिया वाइन एंड क्लोथ का, दैट हाउ मच वाइन you are sacrificing to producing one extra unit of cloth. So if we can say there are three shapes of PPC, तीन शेप होती है PPC अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन PPC, जो आपको कांस्टेंट कॉस्ट के बारे में बताता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। कंकेव PPC आपको बताता है इंक्रीजिंग कॉस्ट के बारे में। ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, मतलब ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड रिक्वायर गिविंग अप अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर। अगर हमें इसकी एक यूनिट चाहिए तो एक यूनिट सेक्रीफाइस करें। कनकेव पीपीसी हमें क्या शो करता है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी राइज होती जाएगी। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम वन गुड टू अनदर, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। 2:1, फिर 3:1, 4:1। So increasing marginal rate of transportation means you need more sacrifice to produce an extra unit of cloth. Next is convex PPC. Convex PPC shows you the decreasing cost. ये आपको किसकी क्या शो कर रहा है? दैट देयर इज अ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी फॉल होती रहेगी एज मोर ऑफ वन गुड्स इज प्रोड्यूस। तो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शोज यू दैट लेस सेक्रीफाइस नीड। कन्वेक्स पीपीसी आपको शो कर रहा है कि आपको कम सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। कनकेव पीपीसी आपको शो कर रहा है कि आपको ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। और इस तरीके से आपकी तीन शेप बन सकती हैं, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, increasing opportunity cost, और आपकी decreasing opportunity cost shows you convex, that is concave and that is straight line. ठीक है। नाउ अब ये रिकार्डो से सुपीरियर था, क्यों? क्योंकि रिकार्डो की थ्योरी सिर्फ किस पे बेस्ड थी? लेबर की थ्योरी पे। ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट पे। हबल्डर की थ्योरी बेस्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। एक्सप्लेन किया ट्रेड अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट पे भी ट्रेड है, इंक्रीजिंग कॉस्ट पे भी और डिक्रीजिंग कॉस्ट पे भी है। ज्यादा जर्नल और ज्यादा रियलिस्टिक रहा, क्योंकि इन्होंने जो लिंक किया वो किसके साथ किया? जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के साथ इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या कर दिया? लिंक कर दिया। ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज इसको किसने किया? जैकब विनर ने किया। ध्यान रखना ये लाइन कि किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है हबल्डर की थ्योरी को? जैकब विनर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच इज इंफीरियर फॉर वेलफेयर एनालिसिस कंपेयर टू रियल कॉस्ट अप्रोच। जैकब विनर ने क्या बोला कि हम रियल कॉस्ट अप्रोच ले सकते हैं, वो हमें ज्यादा अच्छा वेलफेयर एनालिसिस प्रोवाइड करेगा रादर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप यूज कर रहे हो हबल्डर। Despite this, Samuelson and Richard Caves, they praised its fertile approach की चेंज हो रही है, extendable to journal equilibrium. Samuelson ने और रिचर्ड ने इनको फेवर किया, जैकब विनर ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो समरी क्या रही कि हबल्डर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी रीफॉर्मुलेटेड कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिकार्डो की अनरियलिस्टिक अजम्पशंस जो थी कि लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हटाया, एक मोर फ्लेक्सिबल जर्नल रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दी। तो कंफ्यूजन जो है वो ध्यान रखना कि आपकी रिकार्डो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किसने किया? हबल्डर ने। हबल्डर ने इसको ट्रांसफॉर्म करके अपनी नई थ्योरी दी।
इस पर्टिकुलर थ्योरी में पीपीसी को ऐड करते हुए, रिकार्डो की ही थ्योरी में पीपीसी को ऐड करके बताया। प्लस फेवर किसने किया? जैकब विनर ने, सर जेकब विनर ने क्रिटिसाइज किया, सैमुअलसन ने और रिचर्ड केव्स ने फेवर किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच। वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एडम स्मिथ से, मतलब ये इंस्पायर्ड है मर्केंटाइलिज्म से। बाद में वेंट फॉर सरप्लस 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 अप्रोच डेवलप किसने की? हाला मिंट ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है। वो एम्फसाइज इट्स रेलिवेंस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, कि यहाँ पे इन्होंने लेस डेवलप कंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा एम्फोसाइज किया कि लेस डेवलप कंट्रीज के पास जितना भी सरप्लस बचता है वो सरप्लस अपनी कंट्री में रख के क्या करोगे? उसका ट्रेड कर दो, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी थी। क्या आइडिया था? दैट इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड एलडीसीज हैव सरप्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी because they have underemployment, unemployment problem. So if absorbed domestically, अगर हम इतनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब हमारे पास गुड्स सप्लाई बहुत ज्यादा है गुड्स की, तो हमारे प्राइसेस क्या करेंगे? फॉल करेंगे। इनकम क्या करेगी? फॉल करेगी। इकोनॉमी रहेगी स्टेगनेंट। सो इट इज बेटर दैट दिस एक्स्ट्रा सप्लाई शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आप इस सरप्लस को डालो और यहाँ से आप अपने आप को रिसेशन से बचा सकते हो, डिमांड क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, एंड यू विल एक्सेलरेट योर ग्रोथ। ठीक है। तो ये एलडीसीज के लिए थी स्पेशली। क्या मैकेनिज्म था इसका? कि जो भी आपका सरप्लस आउटपुट बचता है एक सेक्टर में, उसको आप एक्सपोर्ट करो बाहर। रिटर्न में आप क्या ले सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। आपके लिए जो भी कैपिटल गुड्स है, स्पेशली लेस डेवलप कंट्रीज क्या इंपोर्ट करेंगी? कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करेंगी। तो आपके पास जो सरप्लस आता है वो एक्सपोर्ट करो, जिससे जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया उससे आप जो है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर लो। एक्सपेंड इफेक्टिव डिमांड एंड मार्केट एक्सेस, प्रमोट किया एम्प्लॉयमेंट को, इन्वेस्टमेंट को और इनकम ग्रोथ किसने? लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। नाउ क्या एडवांटेज या रेलिवेंस है फॉर एलडीसीज? हाला मिंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया? हाला मिंट ने कहा कि एग्जिस्टेंस है लेस डेवलप कंट्रीज में, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस रिसोर्सेज। जैसे कि रिकार्डो की थ्योरी ने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट एलडीसीज में अनयूटिलाइज्ड है लेबर और लैंड। प्रोडक्शन कैन बी रेज यूजिंग दीज अनआइडियल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट रीएलोकेटिंग। हम रीएलोकेट नहीं कर सकते। हमारे पास जो लेस डेवलप कंट्रीज में अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है उसका यूज करो, उससे जो भी सरप्लस मिलता है उससे आप क्या करो? सेल करो, अब्रोड जो है एक्सपोर्ट करो। स्मॉल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एलडीसीज में पॉवर्टी है, लिमिटेड इंटरनल डिमांड है, मार्केट में आपकी डोमेस्टिक डिमांड तो कम है ना, तो जो भी आपका सरप्लस है वो आप कहाँ डिस्पोज करो? फॉरेन मार्केट में। एक्सपेंड करो अपनी प्रोडक्शन को और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है। ये एडवांटेज है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्वांटिटेटिव रिसोर्स डिफरेंस देखो, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी एम्फसाइज करता है क्वालिटेटिव पे, कि आपकी क्लाइमेट, डेमोग्राफ, ज्योग्राफी किस हिसाब से। लेकिन बहुत सारी ऐसी एलडीसीज है जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेट रहता है बट उनका रिसोर्स एंडोमेंट अलग अलग है। किसी के पास कोई रिसोर्स ज्यादा है, किसी के पास कोई रिसोर्स कम है। तो वेंट फॉर सरप्लस जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है कि ट्रेड जो है वो यहाँ पे बेटर हो सकता है। इनके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट ये अनयूज्ड है, इनको यूज करना पड़ेगा। लेबर की इमोबिलिटी और फैक्टर की स्पेसिफिसिटी, लेस डेवलप कंट्रीज में लेबर इमोबाइल है, फैक्टर्स हाईली स्पेसिफिक है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एज्यूम करता है हाई मोबिलिटी, बट रियलिटी में ट्रेड को चाहिए कि वो जो भी सरप्लस होता है एक कंट्री में उसको क्या कर सके? एब्सॉर्ब कर सके। रिजिड इंस्टीट्यूशन है एलडीसीज में, जबकि रिकार्डो ने क्या एज्यूम किया कि फ्लेक्सिबल और एडवांस सिस्टम है। लेकिन अगर हम उसे लेस डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो लेस डेवलप कंट्रीज में रिजिड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो वेंट फॉर सरप्लस बेटर काम कर सकता है अंडर सच रिजिडिटी। यहाँ पे रिकार्डो की थ्योरी काम नहीं करेगी, यहाँ पे लेस डेवलप कंट्रीज में जो काम करेगी वो वेंट फॉर सरप्लस करेगी। इसी चीज को जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों रिकार्डो की थ्योरी अच्छी नहीं है, क्यों हमारी थ्योरी अच्छी है, क्योंकि हम लेस डेवलप कंट्रीज में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिसी इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी फ्री ट्रेड लेजर्स ट्रेड की बात करता है, जिसकी वजह से एलडीसीज को तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि एलडीसीज जो है वो मेनली जो एक्सपोर्ट करती हैं वो प्राइमरी गुड्स का करती है, तो यहाँ नुकसान होता है एलडीसीज को। तो यही बोला कि कंपैरेटिव कॉस्ट में एलडीसीज को फायदा नहीं होता है, एलडीसीज का इवन एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो वेंट फॉर सरप्लस परमिट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज एंड स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, मार्केट को एक्सपेंड करे। तो इन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि वेंट फॉर सरप्लस शो करता है दैट ट्रेड इज नॉट एन ऑब्स्टेकल बट एन अपॉर्चुनिटी। अगर कोई ये सोचे कि एलडीसीज की ग्रोथ में ट्रेड एक ऑब्स्टेकल है, नहीं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। यू कैन यूज योर रिसोर्सेज, यू कैन यूज योर आइडियल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस द गुड्स फ्रॉम दैट एंड एक्सपोर्ट दैट।
ठीक है, आप उसको यूज करो, आपकी ग्रोथ में काम आएगा. You will be able to utilize your surplus resources. You can expand your market. You can increase the employment and income. So consider more relevant than Ricardo comparative advantage theory for underdeveloped countries, especially when for surplus theory is considered more relevant. Okay. Now, नेक्स्ट है हमारी अवेलेबिलिटी थ्योरी किसकी? क्रेविस की. इरविंग बी क्रेविस ने 1956 में अपनी थ्योरी दी अवेलेबिलिटी थ्योरी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये एक्सटेंशन है किसका? हेक्स्ट्रो-ओलिन थ्योरी का ही है. इवन इन्होंने अटेम्प्ट किया टू एक्सप्लेन एक्चुअल ट्रेड पैटर्न्स व्हेन एचओ assumptions फेल. जहां एचओ assumption फेल हो जाता है ना, फिर बाद में इन्होंने फिर एक्स्ट्रा-ओलिन को एक्सपेंड करके बताया कि और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे एक्चुअल ट्रेड हो सकता है. तो इनका जो पर्टिकुलर आइडिया है, जो पर्टिकुलर थ्योरी है, वो डिपेंड करती है that domestic availability or non-availability of goods. Countries export goods that are readily available at home. जो मेरे पास है, डोमेस्टिकली अवेलेबल है, उनका आप एक्सपोर्ट कर दो, और जो आपके पास स्केयर्स है या अनअवेलेबल है, उनको आप इंपोर्ट कर लो. ये पर्टिकुलर थ्योरी है क्रेविस की, अवेलेबिलिटी थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है. तो अगर कंट्री वेल डोन रिसोर्सेज है, आयरन ओर है, बक्साइट है, ऑयल है, तो वो उन्हीं से ही रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस करे और उनका एक्सपोर्ट करे. और कंट्री के पास अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स की स्केसिटी है, तो उन्हें आप इंपोर्ट करो. तो अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ इट गवर्न द ट्रेड फ्लो, नॉट जस्ट फैक्टर प्रोपोर्शन. हमारे पास कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लेके जाना है. तो की ऑब्जर्वेशन क्या रखी क्रेविस ने कि वाइल टेस्टिंग हेक्स्ट्रो-ओलिन, क्रेविस ने क्या देखा कि लेबर अबंडेंट कंट्रीज डिड नॉट ऑलवेज एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स. जरूरी नहीं है कि जो कंट्री लेबर इंटेंसिव है, जिसके पास लेबर ज्यादा है, वो लेबर का ही, मतलब उसके पास अगर लेबर ज्यादा है तो वो वही गुड्स जो है एक्सपोर्ट करे जो गुड्स लेबर से बन रहे हैं. मैनी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज पेड रिलेटिवली हायर वेजेस. दस हेक्स्ट्रो-ओलिन फैक्टर एंडोमेंट लॉजिक अलोन कुड नॉट एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न. सिर्फ जो हेक्स्ट्रो-ओलिन ने एक पैटर्न दे दिया कि जिसके पास जो भी चीज ज्यादा है उसी से वही चीज प्रोड्यूस करो और वही चीज एक्सपोर्ट करो. तो ये जब रिलेटिवली टेस्ट हुई, तो इसको क्रेविस ने क्या किया, बोला कि ये जरूरी नहीं है कि इसके हिसाब से हमेशा जो है ट्रेड पैटर्न डिसाइड हो. ट्रेड पैटर्न डिसाइड हो सकता है अवेलेबिलिटी और स्केर्सिटी के को देखते हुए. मेरे पास कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि ट्रेड का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा. किस टाइप की नॉन अवेलेबिलिटी हो सकती है? मान लो मेरे पास कोई रिसोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे क्रूड ऑयल है, ऑयल पूर कंट्रीज में कहाँ है, तो आप उसको इंपोर्ट करो. रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं है कि हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकें. इंपोर्ट रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक सप्लाई. अगर मुझे बाहर से ऑयल इंपोर्ट करना है, तो मेरे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब मुझे अपनी कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए. तो नॉन अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है. तो क्या सिग्निफिकेंस है? इन्होंने शिफ्ट किया फोकस फ्रॉम फैक्टर प्रोपोर्शन एचओ मॉडल. एचओ मॉडल से अपना जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था फैक्टर प्रोपोर्शन को देखते हुए, वो शिफ्ट किया फोकस लोगों का किसके ऊपर? अवेलेबिलिटी और स्केर्सिटी को ध्यान में रखते हुए. एक्सप्लेन किया दैट व्हाई सेम सम लेबर अबंडेंट नेशंस स्टिल इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड. वो लेबर अबंडेंट भी है, फिर भी वो लेबर इंटेंसिव ही इंपोर्ट कर रहे हैं. ज्यादा रियलिस्टिक रहा अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द रिसोर्स बेस्ड पैटर्न. ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट रही क्रेविस की थ्योरी. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ अनइक्वल एक्सचेंज, जो किसने दी? अरिग्वे इमैनुअल ने. और ये सोर्स मैंने लिया है अनइक्वल एक्सचेंज, इन्हीं की बुक से ही है, ठीक है, 1972 में आई थी. तो कोर आइडिया क्या है? इमैनुअल ने एक्सप्लेन किया दैट डेट्रॉइटेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू अनइक्वल एक्सचेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सचेंज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर एक लेस डेवलप कंट्री और एक डेवलप कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है, तो आप सोचो ज्यादा फायदा किसको होगा? इसी को होगा ना. तो इमैनुअल यही चीज एक्सप्लेन करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेट्रॉइटेशन है किसके लिए? लेस डेवलप कंट्रीज के लिए. क्या कारण है इस चीज का? बिकॉज वेज इनइक्वालिटी बिटवीन डेवलप्ड एंड लेस डेवलप्ड. डेवलप्ड कंट्रीज में वेज और लेस डेवलप कंट्रीज में वेजेस का डिफरेंस होता है. ये बहुत बड़ा रीजन है इनकी थ्योरी का, ध्यान रखना. ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है बेस्ड है मार्क्सियन कॉन्सेप्ट पे कि कैपिटलिस्ट मैक्सिमाइज सरप्लस वैल्यू बाय पेइंग सब्सिस्टेंस वेजेस टू लेबर. एलडीसीज में मिनिमम जो है पेमेंट की जाती है लेबर को, और ज्यादा सोचा जाता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लें. तो क्या मैकेनिज्म है अनइक्वल एक्सचेंज का? कि डेवलप कंट्रीज में वेजेस ज्यादा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी ज्यादा है, उनको टेक्निकल प्रोग्रेस से ज्यादा फायदा भी होता है.
जबकि लेस डेवलप कंट्रीज में वेजेस कम है, लेस एडवांस कंट्री है, कम वेजेस के कारण कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, कम प्रोडक्ट के ही प्राइस डिसाइड होंगे, तो मस्ट एक्सपोर्ट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो प्राइस गुड्स टू इंपोर्ट हाई प्राइस गुड्स। एलडीसीज एक लार्ज वॉल्यूम तो सेल करती है, लेकिन इनके गुड्स के प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं किसकी, डेवलप कंट्रीज के प्राइसेस के कंपैरिजन में। So this wage-based price leads to unequal exchange and exploitation of less developed countries. ये जो wages का difference है ना, इसकी वजह से जो है नुकसान होता है किसका, less developed countries का, और इसकी वजह से unequal exchange होता है ट्रेड का। ठीक है, ये पर्टिकुलर थ्योरी का क्रक्स है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो क्या अजम्पशन है इन थ्योरीज की, दो कंट्रीज हैं, एक डेवलप कंट्री एक लेस डेवलप कंट्री, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स एंड वाई। कैपिटल आपकी मोबाइल हो सकती है इंटरनेशनली, लेकिन लेबर आपका इमोबाइल है। वेजेस और प्रोडक्ट प्राइसेस जो है वो एलडीसीज में, लेस डेवलप कंट्रीज में वेजेस भी कम है, प्राइसेस भी कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। वेज लेवल इंडिपेंडेंट है प्रोडक्ट के प्राइस, ये प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं करेगा कि वेज लेवल क्या है, किस हिसाब से वेज होंगे। प्रॉफिट जो है वो इक्वल है दोनों कंट्रीज में, प्रॉफिट रेट इक्वल है, ये भी 10% प्रॉफिट कमा रहे तो ये भी 10% प्रॉफिट कमा रहे अपने वहां पे। ईच कंट्री स्पेशलाइज इन वन प्रोडक्ट, हर एक कंट्री एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है। अगर डेवलप कंट्री एक्स में स्पेशलाइज है तो लेस डेवलप्ड वाई में स्पेशलाइज है। ठीक है, ये अजम्पशन है इस थ्योरी की। फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि वही कि हमने मान लिया कि कंट्री ए डेवलप कंट्री स्पेशलाइज है गुड एक्स में, कंट्री बी जो है स्पेशलाइज है वाई में, और दोनों ही कंट्री दोनों ही गुड्स कंज्यूम कर रही है, इसलिए ट्रेड हो रहा है एक्स और वाई का। ए में डेवलप कंट्री में वेजेस ज्यादा है इसलिए वहां ज्यादा प्राइसेस हैं, लेस डेवलप कंट्रीज में वेजेस कम है इसलिए यहाँ पे प्राइसेस कम है। तो पीपल ऑफ ए कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई, बाय कर सकते हैं। लेकिन जो बी है, बी कंट्री लेस डेवलप कंट्रीज के लोग हैं, वो कम यूनिट बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इनकम कम है। तो ये 5 यूनिट एक्स की ले सकते हैं और 5 यूनिट वाई की ले सकते हैं, तो ये ज्यादा ले रहे हैं ना, यूनिट्स ले रहे हैं, तो अनइक्वल एक्सचेंज हो गया। तो इसलिए ये शो करता है कि लेस डेवलप कंट्रीज में क्या है, डेट्रॉइटेशन है, ट्रेड करने से लेस डेवलप कंट्री और ज्यादा डेट्रॉइट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजेस कम है, यहाँ प्राइसेस कम है। ठीक है, तो क्या की इंप्लीकेशन रही कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सप्लॉइटेटिव है फॉर एलडीसी, और किस क्या क्या रीजन है, सबसे बड़ा वेज इनइक्वालिटी। ध्यान रखना ये पर्टिकुलर चीज जो है इमैनुअल की थ्योरम में। एलडीसी सफर करती है डेट्रॉइटेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इन्हें मस्ट एक्सपोर्ट मोर टू इम्पोर्ट लेस, कम इंपोर्ट कर सकते हैं क्यों, और इन्हें एक्सपोर्ट तो तब भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वैल्यू में डिफरेंस है। डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वेजेस ज्यादा है। हाईलाइट करता है इंपीरियलिस्ट नेचर ऑफ ट्रेड रिलेशन, कि एक बंदे को ज्यादा फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो दिस मेक इमैनुअल थ्योरी अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ फ्री ट्रेड एंड क्लोजर टू डिपेंडेंसी एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल। तो इमैनुअल जो है वो क्रिटिक है फ्री ट्रेड का, कि फ्री ट्रेड से लेस डेवलप कंट्रीज को तो नुकसान ही होता है, क्या तुम डेट्रोइटेशन हो रहा है इनका तो कोई फायदा थोड़ी ना है। इनकी थ्योरी ज्यादा क्लोज है किसके, डिपेंडेंसी थ्योरी जो प्रीवियस की थी, और मार्क्स का जो पर्सपेक्टिव है लेस डेवलप कंट्रीज को लेके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, उससे ज्यादा ये रिलेट करते हैं इमैनुअल। ठीक है, क्लियर है, इतना ही रेलिवेंट है आपके उस एग्जाम के लिए जितना मैं बता रही हूँ। अगर आपने ये चीज भी ध्यान से सुन ली तो कोई आपको रोक नहीं सकता एग्जाम को क्वालिफाई करने से। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपकी हेक्स्ट्रो-ऑलिन थ्योरम, हेक्स्ट्रो-ऑलिन समस्या क्योंकि एक साथ आई थी ना। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड 1919 में, फिर 1933 में, फिर 1949 में। कोर आइडिया क्या है इसका कि ट्रेड जो है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट, क्योंकि हर एक कंट्री के पास फैक्टर एंडोमेंट अलग अलग है और उसी की वजह से ट्रेड होता है। जिसके पास जो फैक्टर ज्यादा है उसी का यूज करो, उसी से गुड्स प्रोड्यूस करो, वही एक्सपोर्ट करो, जो कम है उसको इंपोर्ट कर लो। तो लेबर और कैपिटल, जिसके पास जो लेबर अबंडेंट है वो लेबर से गुड्स बनाओ, उसे एक्सपोर्ट कर लो। जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल से गुड्स बनाओ, उसे एक्सपोर्ट कर लो। तो इवन इफ टू कंट्रीज हैव आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी, फैक्टर अबंडेंस अलोन कैन क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, पढ़ो तब तक ये। यस, अगर दो कंट्री है, उनकी टेक्नोलॉजी सेम है, उनकी प्रोडक्टिविटी सेम है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है अगर उनके पास फैक्टर जो भी ज्यादा है, फैक्टर अबंडेंस जिसके पास ज्यादा है उससे वो फायदा होगा।
तो क्या अजम्पशन है एक्स्ट्रॉलिन में? दो कंट्री है, दो गुड्स है, दो फैक्टर है, 2 into 2 into 2, ध्यान रखेंगे। दो नेशन है ए एंड बी, दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स और वाई, दो फैक्टर्स है कैपिटल एंड लेबर। ए लेबर अबंडेंट है, बी कैपिटल अबंडेंट है, ये माना क्या है? दोनों कंट्री में सेम टेक्नोलॉजी है, यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फैक्टर इंटेंसिटी, एक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा लेबर इंटेंसिव होगा, वाई जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव जो है वो प्रोड्यूस होगा। कोई फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं है कि एक्स दूसरी कंट्री में जाके वो कैपिटल बन जाए और वाई लेबर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो सेम है ना कि एक्स हमेशा लेबर इंटेंसिव से बन रहा है और वाई हमेशा कैपिटल इंटेंसिव से बन रहा है, फिर बाद में ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की थ्योरम भी आएगी, ठीक है। सो आइडेंटिकल टेस्ट है दोनों कंट्रीज का, प्रेफरेंस सेम है, दोनों कंट्रीज की सेम और होमोथेटिक टेस्ट है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, जो दोनों गुड्स दोनों नेशन में अप्लाई हो रहे हैं। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, मतलब नेशन जो है कंप्लीटली स्पेशलाइज नहीं कर रहा है एक ही गुड में कि मैं तो एक्स ही बनाऊंगा और वाई इंपोर्ट करूंगा, या सिर्फ वाई बनाऊंगा एक्स इंपोर्ट करूंगा। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है। परफेक्ट कंपटीशन है दोनों गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मोबिलिटी है विद इन द नेशन, लेकिन इंटरनेशनल कोई मोबिलिटी नहीं है। लेबर अगर अबंडेंट है कंट्री तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? अगर मान लो कि ये शो करना है कि ए कंट्री लेबर अबंडेंट है, तो हम क्या करेंगे? लेबर अपॉन कैपिटल जो ए का है वो ग्रेटर है किससे? लेबर ऑन कैपिटल बी से, ठीक है। अगर हमें ये शो करना है कि कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल अपॉन लेबर ए का ज्यादा है किससे? कैपिटल अपॉन लेबर बी से। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी अभी आपके जून के एग्जाम में। तो एक भी पॉइंट अगर आप मिस करने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि ऐसे ही बताया जा रहा है, तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बताया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर करते हो तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाउ फ्री ट्रेड है, कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई लिमिटेशन नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है। बैलेंस ट्रेड है, मतलब दोनों ही नेशन का वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बराबर है, ठीक है। तो बैलेंस ट्रेड हो रहा है। यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं, प्राइसेस हर जगह सेम है। आइडेंटिकल टेस्ट है, ठीक है। दोनों ही नेशन का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई टैरिफ, कोई कोटा, कोई बैरियर, कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ मेन आइडिया क्या है हेक्सट्रोलिन मॉडल का? आइडिया जो है, मेन आइडिया, लेबर अबंडेंट कंट्री वो कहते हैं कि अगर आपके पास लेबर एंडोमेंट ज्यादा है, अगर किसी भी कंट्री के पास लेबर ज्यादा है, इट मीन्स दैट लेबर इज इजली अवेलेबल इन योर कंट्री। एंड इफ लेबर इज इजली अवेलेबल इन योर कंट्री, इट मीन्स लेबर की सप्लाई ज्यादा है, इट मीन्स वेजेस आर लोअर। यहाँ पे वेज कम होंगे तो मतलब अगर मैं कोई भी ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं वेजेस को लेके, लेबर को लेके प्रोड्यूस करूंगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीप लेबर मिल रहा है और अबंडेंट लेबर मिल रहा है। तो इससे मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी बिकॉज ऑफ लो लेबर कॉस्ट। तो कंट्री कौन सी टेक्निक का यूज करेगी? ऐसी कंट्री जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी और एक्सपोर्ट करेगी उन्हीं गुड्स को जो किससे बन रहे हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। कैपिटल अबंडेंट कंट्री का क्या मतलब है? इट मीन्स द कैपिटल इज इजली अवेलेबल एंड इट इज चीपर, so they will produce the goods that are going to be produced with capital, means they will adopt the technology of capital intensive and they will export the goods that are using capital intensive technique. अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल आसानी से अवेलेबल है, तो आप वही गुड्स तो बनाओगे जो कैपिटल से बन रहे हैं। तो आप उन्हीं गुड्स का फिर क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल इजी अवेलेबल है, चीप है। तो कोर आइडिया क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज जो यहाँ पे अराइज हो रहा है नेशंस के बीच में, वो अराइज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट। किसी के पास कैपिटल इंटेंसिव कोई कंट्री है, कोई कंट्री लेबर इंटेंसिव है, और इसी की वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, इसी की वजह से ट्रेड होता है। अबंडेंट फैक्टर व्हेन यूज्ड इंटेंसिवली रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। जो भी चीज मेरे पास ज्यादा है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, उससे मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। तो एक कंट्री स्पेशलाइज करेगी उन्हीं गुड्स में, एक्सपोर्ट करेगी उन्हीं गुड्स का दैट यूजेस इट्स अबंडेंट फैक्टर इंटेंसिवली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नाउ हेक्सट्रोलिन का मॉडल जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे विद पीटीएफ एंड इंडिफरेंस कर्व। नाउ एक सेकेंड, सेम उस पेज पे तो मैं ये शो नहीं कर सकती क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि या तो डायग्राम देख सकते हो या फिर ये कंपैरिजन देख सकते हो। तो ये छोड़ो, यहाँ पे ही देखो। यस, हमने देखा कि ये दो नेशन है, एक नेशन 1 है, एक नेशन 2 है, ठीक है।
नेशन वन है, नेशन टू है, नेशन वन है, नेशन टू है। ये पीपीएफ है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हर्ट्ज-टॉरलन मॉडल में ट्रेड कैसे होगा। तो नेशन वन जो है आपका, वो है आपका लेबर अबंडेंट, और वो आपका प्रोड्यूस कर रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है। नेशन टू जो है आपका, नेशन वन जो है वो माना गया है लेबर अबंडेंट, और नेशन टू हमने देख लिया है, हमने पहले भी देखा था कि वो क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। मतलब कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके गुड्स बनाएगा, लेबर अबंडेंट है तो लेबर की टेक्निक का यूज करके बनाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पीपीएफ जो है, अगर आपका पीए, ठीक है, अगर स्लोप है आपका पीए, ये स्लोप आप देखो, ये स्लोप और ये स्लोप आपका नीचे है ना, तो अगर आपका पीए का स्लोप लेस देन है पीए डैश से, तो ये क्या शो कर रहा है, दैट नेशन वन, ये जो आपका नेशन वन है इसका स्लोप कम है, इसका मतलब नेशन वन को क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है क्या प्रोड्यूस करने में, एक्स प्रोड्यूस करने में, है ना। और अगर आपका, एक सेकेंड, यस पी बी भी तो है फिर, हाँ वो आफ्टर उसकी लाइन है ना, आफ्टर ट्रेड की लाइन है ये। अच्छा ये मैं बता देती हूँ, पहले ये बिफोर ट्रेड है और ये आफ्टर ट्रेड होगा, ठीक है। अगर आपकी पीए की लाइन, अगर आपका स्लोप, ये मैं इरेज कर दूँ ताकि आपको दिख जाए, पीए बोल रही हूँ, पीए डैश बोल रही हूँ। अगर मान लो आपका स्लोप जो है पीए का स्लोप कम है किससे, पीए डैश के स्लोप से, इसका मतलब नेशन वन को एडवांटेज है क्या प्रोड्यूस करने में, एक्स एक्स प्रोड्यूस करने में। और अगर पीए डैश का स्लोप ज्यादा होता है किससे, पीए के स्लोप से, तो इसका मतलब क्या होगा, नेशन टू को एडवांटेज होगा क्या प्रोड्यूस करने में, बाय प्रोड्यूस करने में, ये चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो ये चीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी, नेशन टू जो बना रहा है बाय। और अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो ये चीज प्रोड्यूस होगी, एक्स गुड्स प्रोड्यूस होगा, जो कौन बना रहा है, नेशन वन बना रहा है। तो ये पर्टिकुलर ये जो है डायग्राम कहना चाहता है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी ना, जिसका स्लोप ज्यादा है इसका मतलब वो पर्सन वही गुड्स जो है वो बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज। तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारे, ठीक है। फिर आफ्टर ट्रेड देखेंगे कि ट्रेड कैसे होगा। जैसे हमने देखा कि हमने ये सबसे स्टार्टिंग में देख लिया था कि नेशन वन जो है वो आपका क्या है, लेबर अबंडेंट है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो एक लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। इसका मतलब नेशन टू जो है वो आपका क्या है, कैपिटल अबंडेंट है। इसका मतलब और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाई, इट मीन्स द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मान के चलो अगर स्लोप ऑफ पीए, पीए का जो स्लोप है वो आपका कम होता है किससे, पीए डैश के स्लोप से, पीए का स्लोप आपका कम होता है पीए डैश के स्लोप से, तो इसका मतलब क्या है कि नेशन वन को कंपैरेटिव एडवांटेज, इसका स्लोप कम है ना, इसका मतलब नेशन वन को जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है एक्स गुड्स को प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर इसका स्लोप कम होता है, पीए डैश का स्लोप कम होता है, तो इसका मतलब क्या है, नेशन टू का एडवांटेज है क्या, बाय प्रोड्यूस करने में। तो अगर दोनों नेशन, हमने देखा कि सेम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो इनका सेम इंडिफरेंस कर्व रहेगा, ठीक है, सेम इंडिफरेंस मैप रहेगा। तो जो दोनों नेशन है उनका जो पीपीएफ है वो टेंजेंट रहेगा दोनों का किस पे, ए, इसका रहेगा इस ए पॉइंट पे टेंजेंट, और इस नेशन टू का रहेगा किस पे, ए डैश पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। बट ये जो इनका आइसोलेशन हो रहा है, इन्होंने यहाँ टेंजेंट ले लिया, इन्होंने यहाँ टेंजेंट ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेड करें तो ट्रेड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि नेशन वन जो है वो किसमें जो है स्पेशलाइज कर रहा है, नेशन वन, हमें क्या देखना है कि नेशन वन जो है वो एक्स ही बनाएगा, नेशन टू जो है वो वाई ही बनाएगा। तो ट्रेड के बाद नेशन वन जो है वो स्पेशलाइज करेगा किसमें, गुड एक्स में, और नेशन टू जो स्पेशलाइज करेगा वो किसमें करेगा, गुड वाई में। तो अब नेशन वन कंटिन्यू करेगा अपनी स्पेशलाइजेशन को जब तक कि वो कहाँ तक ना पहुंच जाए, इस ए पॉइंट से, क्योंकि दोनों बराबर आएंगे ना तभी तो ट्रेड होगा। दोनों नेशन यहाँ पे दोनों का ये पॉइंट बराबर बनेंगे, यहाँ पे तो दोनों के अलग अलग हो रहे हैं ना, पी ए डैश और पी ए, अब दोनों का ये जो बराबर होगा बी, बी से लेके बी डैश तक, ठीक है, वो डिफाइन करेगा कि ट्रेड कहाँ है, दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे तब ट्रेड करेंगे।
तो यही है कि नेशन वन जब तक स्पेशलाइजेशन करेगा जब तक कि वो बी पॉइंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और नेशन टू जब तक स्पेशलाइजेशन करेगा जब तक वो इस बी डैश पॉइंट तक ना पहुंच जाए। और जहां ये दोनों अपनी स्पेशलाइजेशन लेके आएंगे वहां पे हम ये जो है वो पीबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये पीपीएफ जो हम बनाएंगे दोनों नेशन का, वो एक टेंजेंट, एक कॉमन प्राइस लाइन जो है वो डिसाइड होगी कि तुम इसमें तुमने स्पेशलाइजेशन ले ली, नेशन टू ने वाई में स्पेशलाइजेशन ले ली, अब हमने एक कॉमन पॉइंट बना दिया बी से लेके बी डैश तक। अब यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे पीपीएफ दोनों नेशन का देख के, एक कॉमन प्राइस लाइन हमने डिसाइड कर ली, बजट लाइन जिसे हम कहते हैं। सो नेशन वन वो एक्स गुड्स प्रोड्यूस करेगा और एक्स के एक्सचेंज में वाई गुड्स लेगा और कंज्यूम करेगा कब तक, इस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, ई पॉइंट तक कंज्यूम करेगा, ठीक है। सिमिलरली नेशन टू जो है वो वाई प्रोड्यूस करेगा और बदले में क्या लेगा, एक्स लेगा। और कब तक करेगा, जब तक वो ई डैश पॉइंट पे ना जाए, दोनों बराबर पॉइंट पे आएंगे तभी हम क्या बनाएंगे, ये जो इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन को टच करेगा वही पॉइंट हमारा डिसाइड होगा ना। तो इस ई पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इसी पॉइंट पे हमारा जो है वो प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है? यस। नेशन वन 60-70, देखो नेशन वन जो है वो 70 जो है 70 यूनिट्स ले रहा है एक्स की, ठीक है। और 70 यूनिट्स ले रहा है 50-60, छोड़ो बस इतना ही बहुत है यार, इतना क्या डिटेल में कहा जाओगे। बस कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे जहाँ पे डिफरेंस कर्व टच करेगा इनकी कॉमन टेंजेंट लाइन को, वो आपका पॉइंट जो है वो डिसाइड हो जाएगा किसका, प्राइस का। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं मैम ये डायग्राम समझा दो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी अलग से समझा दूंगी, ठीक है, अलग से एग्जाम्पल लेकर। मेरे को इस डायग्राम मैंने क्वेश्चन नहीं ले रखा ना, ये तो मैंने बुक से डायग्राम ले लिया आपको समझाने के लिए, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं ले रखा, वरना मैं आपको समझा बता देती। मेरे को तो ध्यान, न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन ले तो रखी है। प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड 70-70, अच्छा ये रहा ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मुझे लगा मैंने ले नहीं रखा। रुको इसी क्वेश्चन को लेके समझा देते हैं वहीं पे। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका डायग्राम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कि बिफोर ट्रेड क्या था, आफ्टर ट्रेड क्या, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि कहाँ आपकी कॉमन प्राइस लाइन जो है वो डिसाइड होगी। अब ट्रेड कितना कितना करेंगे दोनों, ये भी देख लेते हैं। यस, देखते हैं बिफोर ट्रेड हम क्या देख रहे हैं। बिफोर ट्रेड हम देख रहे हैं ट्रेड होने से पहले क्या प्रोडक्शन है। ए जो है, ए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना, एक्स की कितनी क्वांटिटी, ये 70 वाई की, और कितनी 70 वाई की, और ये 70 एक्स की, ठीक है। क्या देखा हमने कि ए जो है, ये ए 70 ये प्रोड्यूस कर रहा है 70 एक्स और 70 वाई, ठीक है, ए डैश आपका। और जो आपका ए है वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है 100 एक्स, एक सेकेंड, ए जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा इस डायग्राम में। चलो मैं बाद में सही से क्वेश्चन देके समझा दूंगी भाई, अब तो मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है कि मैं इस डायग्राम में ये कैसे समझाऊं। बाद में समझा दूंगी, बस बता देना अगर समझना होता है, वरना इतना भी काफी है। तो की टेक अवे क्या हमने क्या लिया कि दोनों नेशन जो है स्पेशलाइज करेंगे और एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएंगे अगर स्पेशलाइज करेंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होगा, नेशन वन एक्सपोर्ट करेगा एक्स, नेशन टू एक्सपोर्ट करेगा वाई, जिसमें ज्यादा है, जिसके पास जो एंडोमेंट ज्यादा है जिस भी फैक्टर का, वो चीज जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। ट्रेड इक्वलाइजेशन कहाँ पे होगा, रिलेटिव प्राइस पे, और बेनिफिट करेगा दोनों नेशन को। नेक्स्ट आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, जो किसने दी थी, सैमसन ने दी थी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बहुत है आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।